हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते और सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा यही मैं आशा करती हूँ। और सभी को गुड इवनिंग। सो आप सभी को पता था कि हमारे जो इस चैनल के ऊपर जो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसी में जो है वो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा रहे थे। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के चौथे यानी कि आखिरी भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जो आखिरी भौतिक प्रदेश आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको हाड़ौती पठार के नाम से भी जान सकते हैं हम, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में हमारा जो चौथा भौतिक प्रदेश आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या हम इसको हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो इसमें जो है वो मालवा का पठार आ जाता है, ऊपरमाल का पठार आ जाता है। इन पठारों को जो है वो हम आगे पढ़ाएंगे। तो हम जो है वो चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में जो है वो इसका विस्तार आ जाता है, तो राजस्थान के जिलों में एक तो आता है हमारा कोटा, फिर आता है बूंदी, बारा, झालावाड़, और इसके साथ में ही आ जाता है सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, और उसके बाद में आता है भीलवाड़ा। इन जिलों में जो है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार आ जाता है। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार राजस्थान के इन जिलों में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका ढाल किस तरफ आता है, तो इसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर आता है। यानी कि इसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जो है इसका ढाल आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि इसको जो है वो अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि इसको अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक विशाल सीमा भ्रंश आ जाता है, और ये जो विशाल सीमा भ्रंश है ये राजस्थान के बेंगू चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा के उत्तरी भाग में जो वो स्पष्ट दृष्टिगत होता है। लेकिन अगर हम दिशा के अनुरूप देखें तो दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत, दक्षिण पूर्वी भाग में तो ये विस्तृत है। और अगर हम बात करें तो विशाल सीमा भ्रंश जो आता है ये बेंगू, और बेंगू कहाँ पे आता है, चित्तौड़गढ़ में। बेंगू चित्तौड़गढ़ से कोटा के भी उत्तरी भाग, कोटा के उत्तरी भाग में विस्तृत है। और अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान के सवाई माधोपुर व धौलपुर जिले आ जाते हैं। विशाल सीमा भ्रंश जो है इसका विस्तार या विस्तृत है दक्षिण पूर्वी भाग में, और ये बेंगू चित्तौड़गढ़ से कोटा के उत्तरी भाग में जो है ये विस्तृत है विशाल सीमा भ्रंश, या इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है, तो इसका क्षेत्रफल आता है 24,000। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना आ जाता है, तो 24,185 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। 24,185 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी पूर्वी सीमा, यानी कि पूर्वी व दक्षिण, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो आता है इसकी पूर्वी सीमा किससे लगती है और दक्षिणी सीमा किससे लगती है और दक्षिण पश्चिमी सीमा किससे लगती है। दक्षिण पश्चिम सीमा किसके साथ में लगती है, तो ये तीनों जो है वो मध्य प्रदेश एमपी के साथ में लगती है। यानी कि इसकी पूर्वी सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ जाना
जाता है। यानी कि अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य के क्षेत्र को जो है वो संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम जो वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान के चौथे भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार के बारे में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो आता है, इसमें पठार इसलिए क्योंकि इसमें ऊपरमाल का पठार भी आता है, मेवाड़ का पठार भी आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने बात करी थी कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में इसका विस्तार आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका ढाल जो है वो कहाँ से किस तरफ आता है, तो दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ जो इसका ढाल आ जाता है। दक्षिण से उत्तरी तथा उत्तर पूर्व की ओर जो है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको अस्पष्ट अधर प्रवाह के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से चंबल नदी जो वो प्रवाहित होती है, बनास नदी और चंबल नदी के मध्य में जो ये आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे विशाल सीमा भ्रंश यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। विशाल सीमा भ्रंश बेंगू चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा के उत्तरी भाग में जो वो विस्तृत है, और विशाल सीमा भ्रंश जो है वो अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। इसमें सवाईमाधोपुर व धौलपुर आ जाते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना आता है, तो 24,185 वर्ग किलोमीटर जो है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल आ जाता है। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य जो क्षेत्र आता है उसको संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से चंबल नदी की सहायक नदियां जो आती है वो प्रवाहित होती है, यानी कि उनका प्रवाह क्षेत्र भी ये आता है, जिसमें कि कालीसिंध नदी, परवन नदी, कनूनू नदी और इसके साथ में जो है वो घोड़ा पछाड़ नदी जो कि इंपॉर्टेंट आ जाती है, आहू नदी, और ये जो है वो चंबल की सहायक नदियां आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी पूर्वी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, दक्षिणी सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, और दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है वो भी मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। फिर इन नदियों के प्रवाह होने की वजह से, यानी कि इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण जो ये कृषि योग्य क्षेत्र आता है, और यहाँ पे मसालों की फसल जो है वो सर्वाधिक उत्पादित होती है। ठीक है, तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके नोट्स बना लो, फिर हम आगे देखते हैं। ये है मेवाड़ के मैदान के दक्षिण पूर्व व उत्तर पश्चिमी अरावली पर्वतमाला से सीमांकित है। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है ये मेवाड़ के मैदान के दक्षिण पूर्व व उत्तर पश्चिम के अरावली पर्वतमाला से जो है वो सीमांकित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो दो पठार आ जाते हैं, जिसमें कि एक आता है ऊपरमाल का पठार, और ऊपरमाल का पठार कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है, तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक जो वो ऊपरमाल का पठार आता है। नेक्स्ट यहाँ पे पठार आ जाता है मेवाड़ का पठार, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपरमाल का पठार तो आप नोट कर लो। और अगर हम बात करें तो ये जो पठारी प्रदेश आता है ये है पठारी प्रदेश, मालवा के पठार से मिल जाता है। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो मालवा के पठार से मिल जाता है। इसमें ऊपरमाल का पठार आता है जो कि बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक आता है, और मेवाड़ का पठार यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आप ये जो है वो फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पठार के बारे में। ये सारे जो चीज़ें जो है फैक्ट्स जो है वो नोट कर लो, क्योंकि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट पठार के बारे में हम बात करते हैं दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट ने सुना है क्योंकि पढ़ना,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आता है। तो राजस्थान में इसका विस्तार जो वो कोटा में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे मृदा पाई जाती है काली रेंगुर, कपास, काली मृदा पाई जाती है। और इस दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ था, तो इस दक्कन के पठार का निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावा से। और किस युग में इसका निर्माण हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है पहले, क्रिटिसियस काल में इसका निर्माण हुआ था। यानी कि जो दक्कन का पठार जो आता है इसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ था। और किस काल में हुआ था, तो क्रिटिसियस काल में इसका जो है वो निर्माण हुआ था। यहाँ पे मिट्टी या मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो काली रेंगुर कपास की काली मृदा जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आ जाती है, यानी कि दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है 500 मीटर। 500 मीटर जो है वो दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह अरावली और विंध्याचल को जोड़ने वाला प्रदेश आ जाता है। यानी कि जो दक्कन का पठार जो है यह अरावली व विंध्याचल को जोड़ने वाला प्रदेश है। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो अरावली और विंध्याचल को जोड़ने वाला प्रदेश आता है। और इसके ढाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है इसका ढाल आता है। और अगर हम बात करें तो मालवा का जो पठार आता है इसका जो ढाल जो है वो किस तरफ आ जाता है, तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ जो है वो इसका ढाल आता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन कर ले तो उत्तर पश्चिम की तरफ जो है वो मालवा के पठार का ढाल आता है। मालवा के पठार का ढाल किस तरफ आता है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ मालवा के पठार का ढाल आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये देखेंगे 5 उपभागों में जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो 5 उपभागों में जो पहला आता है वो आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, यानी कि इसमें पहला आ जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और नेक्स्ट आता है नदी निर्मित बेसिन। और अगला आता है शाहबाद क्षेत्र। और ये शाहबाद क्षेत्र जो आता है ये 12 में आता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें ये शाहबाद क्षेत्र कहाँ पे आ जाता है, तो 12 में आ जाता है। एक आता है गंगधर प्रदेश। और ये जो गंगधर प्रदेश जो आता है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में आ जाता है, झालावाड़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार यानी कि हम बात कर रहे थे विदन कगार और दक्कन के पठार के बारे में। यानी कि पठार को जो है वो 2 तो मुख्य भागों में बांटा गया है और 5 उपभागों में या गौण भागों में बांटा गया है। उस पे 2 मुख्य उपभाग जो मतलब 2 मुख्य भाग जो थे उसमें विदन कगार था और एक दक्कन का पठार था। और फिर इनको जो वो 5 उपभागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आती है, नदी निर्मित क्षेत्र आता है, शाहबाद क्षेत्र आता है जो कि 12 में आता है, गंगधर प्रदेश आता है जो कि झालावाड़ में आता है और झालावाड़ का पठार आता है। फिर अब हम जो है वो इसमें से विदन कगार और दक्कन के बारे में जो वो डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम जो वो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो आप जो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो वो विदन कगार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम विदन कगार के बारे में पढ़ें तो बलुआ पत्थरों से निर्मित
यानी बेतेल कगार जो वो बलुआ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र, बलुआ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र तथा स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है, तथा स्लेटी पत्थरों से पृथक दिखाई देता है। बलुआ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र आ जाता है और ये स्लेटी पत्थरों से पृथक दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर सर्वाधिक है। यानी कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर सर्वाधिक है। और ये क्षेत्र जो आता है वो चंबल व बनास नदी के मध्य विस्तरित है। यानी कि ये क्षेत्र जो है वो चंबल नदी और बनास नदी के मध्य विस्तृत है। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पे तिरवा ढाल वाले कगार हैं। यानी कि इसमें जो है वो उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तिरवा ढाल पर कगार है। यानी कि चंबल के बाएं किनारे पर तिरवा ढाल पर कगार हैं, तिरवा ढाल वाले कगार हैं। यानी कि इसके ऊपर जो वो तिरवा ढाल वाले कगार हैं। और तिरवा ढाल वाले कगार यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ का जो कगार खंड जो आता है वो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तक फैला हुआ है। यानी कि यहाँ का कगार खंड धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तक फैला हुआ है। यानी कि यहाँ का जो कगार जो आता है वो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तक जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आ जाती है। यानी कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी आती है। इसकी औसत ऊंचाई 350 से लेकर 550 मीटर तक जो है वो इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। यानी कि विद्यन कगार की औसत ऊंचाई 350 से लेकर 550 मीटर तक आ जाती है। यानी कि हम पढ़ रहे थे विद्यन कगार के बारे में। तो ये बलुआ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र आ जाता है, जो कि स्लेटी पत्थरों से अलग करता हुआ दिखाई पड़ता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर तक यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चंबल और बनास के मध्य में जो ये विस्तृत है। और उत्तर पश्चिम में जो चंबल के जो तिरवा ढाल वाला जो कगार आते हैं, तिरवा ढाल वाले जो कगार आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो मतलब कि यहाँ का जो कगार खंड आता है वो धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली तक जो वो विस्तृत आता है। तो फटाफट से आप नोट करो, फिर उसके बाद में हम दक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्कन का पठार जो आता है इसका विस्तार कोटा, बारा, झालावाड़, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, यानी कि इसका विस्तार जो वो कोटा, बारा, झालावाड़ में और यहाँ पे अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां और मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां झालावाड़ में देखने को मिलती है। डग गंगधर क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था, वो झालावाड़ में आता ही है। शाहबाद की पहाड़ियां बारा में आती हैं। लिख देते हैं, डग गंगधर क्षेत्र
झालावाड़ में, शाहबाद, बारा में, यानी कि डग गंगधर क्षेत्र तो झालावाड़ में, शाहबाद बारा में। और इसकी अगर हम औसत ऊंचाई के बारे में बात करें, इसकी औसत ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो औसत ऊंचाई आ जाती है 300 से 500 मीटर तक जो इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है, यानी कि 300 से 500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। तो आप जो वो इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बताएं, यानी कि आगे देखें कि यहाँ पे जो है वो चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदी के द्वारा, इस वाला लिख लिया होगा। मैं जैसे ही बोर्ड से हटूँ तो आप जो है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट्स बना लिया करो, क्योंकि इसकी पीडीएफ ही पॉसिबल नहीं है। ये है चंबल, कालीसिंध व पार्वती नदी द्वारा, यानी कि चंबल और कालीसिंध और पार्वती नदियों के द्वारा कोटा जिले में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण किया जाता है। त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण किया जाता है। आपसे त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान के बारे में भी पूछ लेंगे, यानी कि सॉरी, नदियों के द्वारा त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण जो वो कहाँ पे किया जाता है, तो कोटा में किया जाता है। यानी कि चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदियों के द्वारा त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण कोटा जिले में किया जाता है। किन 3 नदियों के द्वारा किया जाता है, तो इन 3 नदियों के द्वारा किया जाता है। तो आप ये जो है वो फटाफट से नोट कर लो, फिर हम जो है वो आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो बूंदी के ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट भू विरासत स्थल थे उसके बारे में हम जो है वो देख रहे थे। उसमें जावर, उदयपुर, रामगढ़, उल्कापिंड, क्रेटर 12, स्ट्रेमेटोलाइट पार्क, झामरकोटरा, उदयपुर, रामपुरा दरीबा राजसमंद में, और इधर जो है वो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट संतुर बूंदी में, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में। ये जो इम्पोर्टेंट है ये सभी जो भू विरासत स्थल आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो आप जो है वो इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, और ये सभी चीज़ें जो है वो कॉपी में इनके अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।